बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम तारीख़ पाकिस्तान सीरीज़ की दूसरी किस्त के साथ हाजिर हुए हैं। आज की किस्त में आपको आगाही दी जाएगी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान ने किस तरह कांग्रेस की चालों को नाकाम बनाया और हिंदुओं की मक्कारियों से कैसे मुसलमानों को आगाही दी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ीद मालूमाती और तारीखी मौज़ूआत आप तक बर वक़्त पहुँच सकें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अवाम से तकरीर करते हुए फरमाते हैं कि मैं खुश हूँ कि मरकज़ी कमेटी ने पूरे इखलास और सरगर्मी से काम शुरू कर दिया और आज तक बहुत मुफीद काम किया जा चुका है। मुझे यकीन है कि जब इस कमेटी की रिपोर्ट सुनाई जाएगी तो हम सब इसके शुक्रगुजार होंगे कि मुस्लिम लीग ने ऐसी शानदार खिदमात अंजाम दी। हमें जनवरी 1939 ईस्वी से आगाज़े जंग तक बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नागपुर में विद्या मंदिर स्कीम और हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में वर्धा स्कीम के मसले पर हमारी तवज्जो मरकूज थी। कांग्रेसी हुकूमतों के सूबों में सताया और दबाया जा रहा था। रियासत जयपुर और पहाड़ नगर में मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा था इसने हमारी तवज्जो अपनी तरफ जज़ब कर रखी थी। राजकोट के मामले को कांग्रेस ने एक आजमाइशी मसला बना लिया था जो कि एक सलस हिंदुस्तान पर असर अंदाज होता। इस तरह मुस्लिम लीग जनवरी 1939 ईस्वी से जंग के आगाज तक बहुत अहम मसाइल से दोचार हुई। जंग के आगाज से पहले हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा यह था कि मरकजी हुकूमत में फेडरल स्कीम नाफिज कर दी जाए। हम जानते हैं कि इस मामले में क्या रेशादमानियां हो रही थीं, लेकिन मुसलमान हर तरह सख्ती से इनकी मुखालफत कर रहे थे। हम जानते थे कि मरकजी फेडरल हुकूमत की खतरनाक स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी में दर्ज है हरगिज मंजूर नहीं करनी चाहिए। बरतानवी हुकूमत को मरकजी फेडरल हुकूमत की स्कीम से दस्तबरदारी की तरगीब में हमने कुछ कम हिस्सा नहीं लिया। इस अमर को बरतानवी हुकूमत के जहन नशीन कराने में भी मुस्लिम लीग का कुछ कम हिस्सा नहीं है। आप जानते हैं कि अंग्रेज जिद्दी हैं और कदामत पसंद और चलाक होने के बावजूद देर फहम हैं। जंग छिड़ जाने के बाद वायसराय ने मुस्लिम लीग से मदद की दरख्वास्त की और इसी वक्त इसे मालूम हुआ कि मुस्लिम लीग एक ताकत है। इसलिए कि जंग छिड़ने से पहले तक वायसराय ने मुझे कभी याद नहीं फरमाया, बल्कि गांधी और सिर्फ गांधी को ये शरफ हासिल होता रहा। मैं लेजिस्लेटिव में काफ़ी अरसे तक एक अहम पार्टी का लीडर रह चुका हूँ जो मौजूदा पार्टी से बहुत बड़ी थी, यानी मरकजी असम्बली की मुस्लिम लीग पार्टी। लेकिन इसके बावजूद वायसराय का दावतनामा वसूल हुआ तो मैं हैरान हो गया। यकायक ये तरक्की कैसे बख्शी गई है। फिर सोचा कि ये सब कुछ मुस्लिम लीग की वजह से है। इसका सदर हुस्ने इत्तेफाक से मैं हूँ। मुझे यकीन है कि इस कांग्रेस हाईकमान को सख्त सदमा पहुंचा होगा, और क्यों न पहुंचता। मेरा बुलाया जाना हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदगी के हक के मुतालिक कांग्रेस के दावे को एक चैलेंज था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मज़ीद फरमाते हैं कि जनाब गांधी और कांग्रेस हाईकमान की रोश से जाहिर है कि अभी वो इस सदमे के असरात से संभले नहीं। इस बयान से आपको तंजीम की ज़रूरत और अहमियत जताना मकसूद है। इस मसले के मुतालिक और कोई बात नहीं कहूँगा। मुसलमानों को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो कुछ देखा और सुना है इसकी बिना पर मुझे यकीन है कि मुस्लिम हिंदुस्तान होशियार और बेदार हो गया है और मुस्लिम लीग ने एक ऐसी ताकतवर अदारे की हैसियत अख्तियार कर ली है कि इसको कोई शख्स फना नहीं कर सकता। आदमी आएंगे और जाएंगे लेकिन लीग हमेशा कायम रहेगी। जंग छिड़ जाने के बाद हमारी हालत ये थी कि एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई थी। मैं ये नहीं समझता कि जंग के साथ ही ये हालत भी ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल हम नहायत वाज़े तौर पर हिंदुस्तान की आज़ादी के तालिब हैं, लेकिन ये आज़ादी तमाम हिंदुस्तान की आज़ादी होनी चाहिए। ये ना हो कि एक जमात या बदतर सूरत में कांग्रेस को आज़ादी मिल जाए और मुसलमानों दीगर अक़लियतें गुलाम बनी रहें। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और कांग्रेसी सूबों में कांग्रेस की 2.5 साल हुकूमत के दौरान हमने बहुत कुछ देख लिया है। अब हम बहुत बदगुमान हो चुके हैं और किसी पर एतमाद नहीं कर सकते। समझता हूँ कि ये हर शख्स के लिए बेहतर असूल होगा कि किसी पर बहुत ज़्यादा एतमाद ना करे
بعض اوقات ہمیں اعتبار کرنا پڑتا ہے، لیکن جب کوئی شخص غداری کرے تو اس غداری سے یہ سبق لینا چاہیے کہ آئندہ غداری کرنے والوں پر اعتبار نہ کیا جائے۔ خواتین و حضرات، ہم کبھی بھی یہ خیال نہیں کر سکتے تھے کہ کانگریس ہائی کمان وہ کام کرے گی جو اس نے کانگریسی صوبوں میں کیے۔ میں خواب میں بھی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس حد تک پستی میں اتر آئے گی۔ میں یقین نہیں کر سکتا تھا کہ کانگریس اور انگریزوں کے درمیان کوئی شریفانہ معاہدہ ہو سکتا ہے، اور معاہدہ بھی ایسا مستحکم کہ ہم چیختے چلاتے رہے، لیکن نہ گورنر نے چیخ پکار سنی اور نہ کسی اور نے دخل دیا۔ ہم نے انہیں یاد دلایا کہ آپ مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے حقوق اور مفاد کے تحفظ کا حلف اٹھا چکے ہیں، لیکن وہ تمام عہد و پیمان ختم ہو چکے تھے۔ آخر قسمت ہماری امداد کے لیے آئی، وہ شریفانہ معاہدہ پارا پارا ہو گیا اور کانگریس نے عہدے چھوڑ دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کانگریسیوں کو عہدے چھوڑ دینے کا بہت دکھ ہے، ان کی پھوپھاں ختم ہو گئی۔ اچھا ہوا ان واقعات کے پیش نظر میں آپ سے پوری سنجیدگی کے ساتھ اپیل کرتا ہوں کہ اپنی تنظیم اس طور پر کیجیے کہ کسی کی مدد کی ضرورت نہ رہے۔ یہی آپ کا واحد اور بہترین تحفظ ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم کسی کے خلاف جذبہ بدخواہی یا عناد رکھیں۔ اپنے حقوق اور مفاد کے تحفظ کے لیے وہ طاقت پیدا کر دیجیے کہ آپ اپنی مدد آپ کر سکیں۔ میں صرف اسی بات پر زور دینا چاہتا ہوں۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان مزید اپنی تقریر میں فرماتے ہیں کہ آئندہ آئین کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ جو ہی حالات اجازت دیں یا زیادہ سے زیادہ جنگ کے فوراً بعد ہندوستان کے آئین کے مسئلے پر نظر ثانی کی جائے اور ایکٹ 1935 عیسوی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ ہم اس بات کے قائل نہیں کہ برطانیہ سے اعلان کرنے کا مطالبہ کیا جائے، ان اعلان کا در حقیقت کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اعلان کا مطالبہ کر کے برطانوی حکومت کو اس ملک سے نہیں نکال سکتے۔ بہرحال کانگریس نے وائسرائے سے اعلان کا مطالبہ کیا۔ وائسرائے نے جواب دیا کہ میں اعلان کر چکا ہوں۔ کانگریس نے کہا کہ یہ نہیں، ہم دوسری قسم کا اعلان چاہتے ہیں۔ آپ کو اسی وقت اور ابھی یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ ہندوستان آزاد اور خود مختار ملک ہے، اور حق رائے دہی بالگان یا اس سے بھی فروتر معیار رائے وہی پر ایک آئینی اسمبلی کے ذریعے اپنا آئین مرتب کر سکتا ہے۔ یہ آئینی اسمبلی اقلیتوں کے جائز مفاد کو مطمئن کر دے گی۔ جناب گاندھی فرماتے ہیں کہ اگر اقلیتیں مطمئن نہ ہوں تو ایک اعلیٰ قسم کا اور غیر جانبدار ٹربیونل اس کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ اول تو یہ تجویز ناقابل عمل ہے، دوسری تاریخی اور آئینی طور پر حکمران طاقت سے یہ مطالبہ کرنا بے فضول ہے کہ آئینی اسمبلی کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو جائے۔ ان امور سے قطع نظر فرض کیجئے کہ ہم حق رائے دہی کے اس معیار سے مطمئن نہیں جس کی بنا پر مرکزی اسمبلی کا انتخاب ہونا ہے، یا فرض کیجئے کہ مسلم نمائندوں کی جماعت آئینی اسمبلی میں اکثریت سے متفق نہیں ہوتی، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس اسمبلی میں ان امور کے سوا جو اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہوں، ہندوستان کے قومی آئین کی تربیت کے متعلق کسی مسئلے پر اختلاف رائے کا حق نہیں رکھتے۔ اس طرح ہمیں صرف یہ رعایت دی جا رہی ہے کہ صرف اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے متعلق اختلاف رائے کا اظہار کر سکیں۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ رعایت بھی رواں رکھی جا رہی ہے کہ اپنے نمائندہ جداگانہ حلقہ ہائے انتخاب سے بھیج سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا تجویز کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ جو ہی یہ آئین مرتب ہوگا برطانوی حکومت ہندوستان میں ختم ہو جائے گی۔ بصورت دیگر یہ تجویز بے معنی ٹھہرتی ہے۔ جناب گاندھی فرماتے ہیں کہ آئین ہی اس امر کا فیصلہ کرے گا کہ برطانوی حکومت ہندوستان میں کب تک یا کس حد تک ختم ہو جائے۔ پہلے اعلان کر دیجئے کہ آپ آزاد اور خود مختار ہیں، اس کے بعد میں سوچوں گا کہ آپ کو کیا چیز واپس دے دوں۔ کیا جناب گاندھی ایسی باتیں کرتے وقت در حقیقت کامل آزادی چاہتے ہیں؟ برطانوی حکومت ختم ہو یا نہ ہو، ہندوستانیوں کو بہصورت وسیع اختیارات منتقل کیے جائیں گے۔ آئینی اسمبلی کی اکثریت اور مسلمانوں میں اختلاف رائے ہوں تو ٹربیونل کون مقرر کرے گا؟ فرض کیجئے کہ ٹربیونل کا قیام ممکن ہے اور وہ فیصلہ بھی سنا دیتا ہے، لیکن اس امر کی کیا ضمانت ہے کہ اس فیصلے کو نافذ یا اس کی شرائط پر عمل کیا جائے گا؟ اور اس امر پر کون نگاہ رکھے گا کہ ٹربیونل کی فیصلے کا احترام کیا جائے؟ اس لیے کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کے اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ اس صورت میں کون سی طاقت ٹربیونل کے فیصلے کو نافذ کرائے گی؟
इन सब सवालात का एक ही जवाब है, हिंदू अक्सरियत। अब देखना यह है कि फैसले का नफाज बरतानवी संगीनियों की मदद से हो या जनाब गांधी की अना के जोर से। क्या हम इन पर एतमाद कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि समाजी रबत के मुतालिक इस नौयत के सवाल का फैसला, जिस पर हिंदुस्तान के आइंदा आइन की बुनियाद रखी जाए और जो 9 करोड़ मुसलमानों पर असर अंदाज होता हो, कोई जो नेशनल ट्रिब्यूनल कर सकता है, तो हम कांग्रेस की तजवीज़ यही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अवाम को बताते हैं कि हाल ही में जनाब गांधी ने जो कुछ फरमाया था, इस पर इज़हार ख्याल करने से पहले मैं दूसरे कांग्रेसी रहनुमाओं के ऐलानात पर रोशनी डालना चाहता हूँ जो मुख्तलिफ ख्यालात ज़ाहिर करते हैं। राजगोपाल आचार्य, साबिक वज़ीर मदारस, कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के इख्तलाफातो अफ्तराक के दर्द की वाहिद दवा मखलूत इंतखाब है। कांग्रेस के एक बड़े डॉक्टर की हैसियत से ये इनकी तजवीज़ है। इसके बरक्स बाबू प्रसाद ने चंद रोज़ पेशतर कहा था कि मुसलमान अब और क्या चाहते हैं। बाबू साहब ने अक़लियतों के सवाल पर रायसानी करते हुए पेशनगोई की है कि अगर बरतानिया हमें हक खुद अख्तियारी दे दे तो ये अख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। मैं पूछता हूँ कि किस तरह ख़त्म हो जाएंगे। बाबू साहब ने इस पर रोशनी नहीं डाली, लेकिन जब तक हिंदुस्तान में बरतानिया और इसका इक़्तिदार मौजूद है, इख्तलाफात रहेंगे। कांग्रेस ने वाज़े कर दिया है कि आइंदा आइन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम सियासी और मजहबी जमातों के नुमाइंदा मुरतब करेंगे। अगरचे कांग्रेस जुदागाना इंतखाब को बुरा समझती है, तो हम इसने ये ऐलान भी किया है कि अक़लियतें अपने नुमाइंदे जुदागाना इंतखाब से भेज सकती हैं। आइनी असम्बली बलहाज सियासी वाबस्तगी और मजहब इस मुल्क के तमाम बशिंदों की नुमाइंदा होगी और आइन का फैसला करने में सिर्फ 1 या 2 पार्टियों का हाथ ना होगा। इससे बेहतर ज़मानत अक़लियतों को और क्या मिल सकती है। बाबू प्रसाद का ख्याल है कि हम असम्बली में दाखिल होते ही अपने सियासी, मजहबी और दीगर तमाम रुझानात और अमूर को फरामोश कर देंगे। बाबू राजेंद्र प्रसाद ने यह ख्यालात 18 मार्च 1940 ईस्वी को जाहिर किए थे। अब जनाब गांधी की राय सुनिए जो उन्होंने 20 मार्च 1940 को जाहिर की। मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सब बराबर हैं। मैं बेतुकी बातें नहीं करता। कायद-ए-आज़म का जिक्र करते वक्त मैं सती बातें नहीं करता। वो मेरे भाई हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि भाई गांधी के 3 वोट हैं और मेरा सिर्फ 1 वोट। जनाब गांधी ने मज़ीद फरमाया कि अगर कायद-ए-आज़म मुझे अपनी जेब में रख लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं नहीं समझ सकता कि जनाब गांधी की इस ताज़ा पेशकश के मुतालिक क्या कहूँ। जनाब गांधी ने आगे चलकर फरमाया, एक ऐसा वक्त भी था कि मुझे तमाम मुसलमानों का एतमाद हासिल था, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि आज ऐसा नहीं है। जनाब गांधी ने मुसलमानों का एतमाद क्यों खो दिया? उर्दू अखबारों में जो कुछ शाये होता है वो सब मेरी नज़र से गुजरता है। गालबन मुझे हदफ बनाया जाता है। मैं इससे रंजीदा नहीं। आज मेरी राय यही है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बगैर राज करना मुश्किल है। जनाब गांधी यही बात 20 साल से कह रहे हैं। जनाब गांधी ने मज़ीद कहा, आप पूछेंगे कि इस सूरत में कश्मकश का जिक्र क्यों किया जाता है। यह जिक्र मैं इसलिए करता हूं कि आइनी असम्बली के लिए एक कश्मकश होने वाली है। नाज़रीन, इस जवाब में कायद-ए-आज़म फरमाते हैं कि जनाब गांधी बरतानिया से उलझे हुए हैं, लेकिन मैं इससे और कांग्रेस से दरियाफ्त करता हूं कि आप इस आइनी असम्बली के वास्ते बरतानिया से उलझ रहे हैं जिसको मुसलमान कबूल ही नहीं करते। इस असम्बली में मुसलमानों को 3 के मुकाबिल 1 वोट हासिल होगा और इस तरह सर गिनने से कभी कोई मुखलसाना मुफाहिमत ना हो सकेगी जिससे मुसलमान दोस्ताना हैसियत में तामुन कर सकें। इन वजह से आइनी असम्बली की तजवीज़ काबिल एतराज़ है, लेकिन जनाब गांधी मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि आइनी असम्बली के वास्ते बरतानिया से उलझ रहे हैं। वो फरमाते हैं, मैं ये इस वास्ते कर रहा हूँ कि आइनी असम्बली के वास्ते एक कश्मकश होने वाली है। इन अल्फाज पर गौर कीजिए। जो मुस्लिम वोटों के ज़रिए आइनी असम्बली में आएंगे, जनाब गांधी पहले हमें असम्बली में शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं और फिर फरमाते हैं, ये ऐलान कर दो कि हिंदू और मुसलमानों में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं। इसके बाद मैं उम्मीद को खैराबाद कह दूँगा, लेकिन इस वक्त भी इनके साथ इत्तेफाक करूँगा इसलिए कि वो कुरान पाक पढ़ते हैं और मैंने भी इस किताब मुक़द्दस के कुछ हिस्से का मुताला किया है। जनाब गांधी मुसलमानों के वोट लेने के वास्ते आइनी असम्बली चाहते हैं। अगर मुसलमानों से इस मुत्तफिक ना हो तो वो उम्मीद को खैराबाद कह देंगे, लेकिन इस वक्त भी वो हमसे इत्तेफाक करेंगे। मैं पूछता हूँ कि क्या मुसलमानों के साथ समझौते की हकीकी ख्वाहिश के इजहार का यही तरीका है?
میں کئی بار کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ جناب گاندھی دیانتداری سے تسلیم کریں کہ کانگریس ہندو جماعت ہے اور وہ صرف ہندوؤں کے نمائندہ ہیں۔ جناب گاندھی کیوں یہ بات فخر سے نہیں کہتے کہ میں ہندو ہوں اور کانگریس کو ہندوؤں کی حمایت حاصل ہے؟ مجھے تو یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں مسلمان ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اب ایک اندھا آدمی بھی یقین کے ساتھ یہی کہے گا کہ مسلم لیگ کو مسلمانوں کی پوری تائید حاصل ہے۔ پھر حقیقت حال پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ ناظرین، اسی امید کے ساتھ تاریخ پاکستان سیریز کی دوسری قسط کا اختتام کرتے ہیں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط کے ساتھ اور یہیں سے اس کا آغاز ہوگا۔ تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔